स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इंडियन पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि भारतीय संविधान, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। और यह एमसीक्यू एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाई जाती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए देखिए और इस चीज़ का लाभ उठाइए। तो चलिए बात करेंगे आज इंडियन पॉलिटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 41 है कि भारत में न्यायिक, एक मिनट, थोड़ा और ब्राइटनेस तेज कर दिया जाए। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 41 है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। 41 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ध्यान देना क्या पूछा गया है 41 में, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ध्यान देना का प्रयोग किया जाता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। 42 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। अब अर्थ पूछा गया है, ध्यान देना। 42 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण, मतलब उसकी जांच पड़ताल करना कह सकते हो। 43 है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या अर्थ है ये ध्यान देना है। पूछा गया न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ पूछा गया, तो 43 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि किसी भी राज्य के कानून को, एक मिनट जाइए, एक मिनट, हाँ, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाइए, एक मिनट। इसमें पूछा जा रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, तो 44 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। 45 से न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो 45 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि भारत और यूएसए में है। यानी कि अगर बात करें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो भारत में है और यूएसए में है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 46 है आप सभी के सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है, तो 46 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि प्रारंभिक। प्रश्न नंबर 47 है निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बात किया जा रहा है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से दाखिल किया जा सकता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि दो अथवा अधिक राज्यों के बीच की विवाद को। 48 है कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो सही उत्तर होगा सी होगा उत्तर, इसका उत्तर सी वाला, ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ, उत्तर सही होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। 49 है सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, तो 49 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। 50 है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आपराधिक जारी नहीं कर सकता, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो 50 का सही उत्तर होगा, एक मिनट, बी होगा, यानी कि निषेधाज्ञा। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है, एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है, तो 51 का सही उत्तर होगा ए, यानी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। 52 है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है, तो 52 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अधिकार प्रेक्षा रिट, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 53 है लाभ का पद परिभाषित हुआ है, जैसे कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो संविधान द्वारा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा कि संसद द्वारा, ये पूछा गया है। तो 53 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो 54 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में। 55 है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो 55 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। ठीक है। अब आइए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच माफ़ करिए, राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ध्यान देना, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, होने वाले विवादों का निर्णय, अगर मान लीजिए केंद्र और बीच में कोई विवाद हो गया तो उसका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो 56 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत, इसकी जो मूल अधिकारिकता है इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि केंद्र और राज्य के बीच के कोई विवाद हो तो उसको वो देख सकता है, उसका निर्णय ले सकता है उस पर। 57 है भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो 57 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता हो तब देगा, ऐसे नहीं। 58 पे आ जाइए।
यहाँ पे है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है। ध्यान देना 58 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। कुछ तो नियम कानून है तो वो पूछा गया है। उत्तर होगा सी, यानी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति, ना कि उच्चतम न्यायालय के कोई सेवारत न्यायाधीश। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, सी सही होगा। 59 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 59 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि केशवानंद भारती। प्रश्न नंबर 60 है, एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 60 है आप सभी के सामने कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। 60 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि केशवानंद भारती वाद। प्रश्न नंबर 61 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 61 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हीरालाल जे कानिया। ध्यान देना इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर आ जाइए 62 पर। इसमें कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। ध्यान देना प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे ज़्यादा लंबी अवधि कह सकते हो, ज़्यादा या लंबी अवधि तक कौन अपना कार्य करता रहा। 62 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, वाई वी चंद्रचूड़। 63 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा। वैसे फिलहाल ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए, आपकी जानकारी होना चाहिए। सी होगा कमल नारायण सिंह। अब ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि सबसे कम समय तक यही रहेंगे, हो सकता है आने वाले भविष्य में कोई और हो जाए, या फिर ये भी कोई और हो जाए। तो 62 और 63 पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी आपकी जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 64 पे आइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो 64 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि HM हिदायतुल्लाह। इनसे संबंधित सवाल हम इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं। खैर 65 है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया। तो 65 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि AN रे। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। तो 66 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि फातिमा बीबी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा गया, ये भी ध्यान देना। प्रश्न नंबर यहाँ उच्चतम है ना कि सर्वोच्च न्यायालय, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 67 है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो 67 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 68 पे आइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता में आते हैं। 68 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण। बात करेंगे प्रश्न नंबर 69 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि एक मिनट, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिकता के बारे में पूछा गया है। 4 पॉइंट दिया गया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट बताना है। चारों पॉइंट में सही कौन सा है। तो सही तो उत्तर होगा सी, यानी 2, 3, यानी कि दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर 2 में कि परामर्शी अधिकारिकता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा है कि परामर्शी अधिकारिकता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। मतलब बाध्यकारी नहीं होता, जो भी चीज़ें उच्चतम न्यायालय द्वारा जो चीज़ सरकार को कही जाती है वो ऐसा नहीं कि सरकार को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए ध्यान देना। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे एक मिनट। प्रश्न नंबर 70, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय की बात की जा रही है, ध्यान देना। तो 70 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 129। प्रश्न नंबर 71 है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो 71 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 72 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि एक मिनट, प्रश्न नंबर 72 है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। तो प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा, दूसरे राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। प्रश्न नंबर 73 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो 73 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि PN भगवती। प्रश्न नंबर 74 पे आइए। इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 74, तो सही उत्तर होगा भी, यानी कि 10 वर्ष के लिए। ठीक है,
प्रश्न नंबर 75 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। 75 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, लेकिन कब? जब संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव जब पारित होने पर तब ये होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि चाहे जब मन हो तब बोल दो कि आप जाइए बस। ठीक है। 76 है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? 76 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भारत की संसद के पास। 77 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को, तो 77 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। प्रश्न नंबर 78 है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ध्यान देना। तो 78 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए ये सवाल 78 इसको मत ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आने वाले जब आप वीडियो देखें तो क्या पता आने वाले समय में ये चीज़ ना रहे। ठीक है, तो ऐसे सवालों पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। प्रश्न नंबर आ जाइए 79 पर। पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 79 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 80 के सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो 80 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि संचित निधि से। सी होगा। अब बात करें दोस्तों इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी सवाल नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा गया, तो हम लोग कई सवाल बात कर चुके, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया जा रहा था, इसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में बात किया जा रहा है। तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं। तो 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, तो बताना है कौन सा आएगा, कौन सा उत्तर होगा। 81 का वैसे उत्तर होगा सी, यानी कि 1 और 4, यानी कि 1 और 4, यानी कि भारत सरकार तथा 1 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद और 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता में आते हैं, और बाकी दूसरा तीसरा नहीं होगा। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लिखिए, और आप सभी के डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा और अच्छे से अच्छा वीडियो लाया जाएगा हर सब्जेक्ट से संबंधित। तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के पास अपने, और खुद भी देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।